বসুন। আমরা এখন কমরেড অশোক ধরের কথা শুনবো এবং আপনারা কিন্তু বাইরে যারা গিয়েছেন, আশেপাশে যারা গিয়েছেন দোকানে, সকলকে এই সভাস্থলে আসার জন্য অনুরোধ করব। इस सभा के अध्यक्ष मंडल, एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप मेंबर, हमारे बहुत करीबी दोस्त योगेंद्र यादव जी, एआईकेएससीसी के पश्चिम बंगाल के निमंत्रक अमल हल्दर जी, सेक्रेटरी कार्तिक पाल जी, हमारे एआईकेएससीसी के सेक्रेटरी अवीक साहा जी, मदन घोष जी, समीर पुततुंडा जी, हमारे मंच पर सभी आदरणीय साथी और आज के इस महापड़ाव आंदोलन के लिए बंगाल से आए हुए मेरे सभी लड़ाकू साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से इतनी हजारों की तादाद में आप लोग सब यहाँ 3 दिन के आंदोलन के लिए आप यहाँ आए, इसलिए आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सभी को लाल सलाम करना चाहता हूं। आज का इस बंगाल का आंदोलन पूरे देश में पिछले 2 महीने से चल रहे आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली के आंदोलन का आज 56वां दिन है। 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिन के ऊपर इस आंदोलन को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। ये पिछले 2 महीने में दिल्ली के इर्द गिर्द में हमारे 130 से ज्यादा किसान ये शहीद हुए हैं और उन सभी को अभी हमने खड़े रहकर उनको सबको आदरांजलि हमने दी। लेकिन 130 हमारे किसान शहीद होने के बावजूद ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी और आरएसएस के सरकार को कोई रहम नहीं आता है। ये लोग इंसान है या हैवान है ये भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को, एक बहुत ही ऐतिहासिक स्वरूप में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारे देश का किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 2 ऐलान हमने किए। एक ऐलान था चलो दिल्ली, और 26 नवंबर को आप जानते हैं हमारे पंजाब के 72 किसान लाखों की तादाद में उन्होंने कूच करना शुरू किया दिल्ली की तरफ। हरियाणा के हमारे किसानों ने दिल्ली की तरफ आना शुरू किया।
लेकिन उनका स्वागत हरियाणा के बीजेपी सरकार ने कैसे किया दोस्तों? उनके ऊपर टीयर गैस शेल बरसाए, उनके ऊपर वाटर कैनन ये बरसाए, इनके ऊपर लाठी हल्ला कर दिया गया, कई हमारे किसानों को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमें अभिमान है, हमें बहुत गर्व है और नाज है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान ये बीजेपी सरकार को तमाचा देते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक आके वहां पहुंचे। ये बात बहुत ही ऐतिहासिक ये साबित हुई है। दिल्ली के करीब आए तो खट्टर साहब के पुलिस ने हरियाणा में जो किया वो अमित शाह के पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर भी वही किया। वही पुलिस को उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, दमन किया हमारे किसानों के खिलाफ। लेकिन इसके ऊपर भी दोबारा हमारे किसानों ने जीत हासिल की और दिल्ली की सीमा तक आकर वो सब लाखों की तादाद में आज बैठे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान हजारों की तादाद में आज दिल्ली को आने वाले 5 जो नेशनल हाईवे है ये आज किसानों ने 56 दिन के लिए बंद करके रखे हैं। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार का संघर्ष पिछले 73 साल में कभी नहीं हुआ मेरे दोस्तों, जो आज हमारे दिल्ली के इर्द गिर्द के किसान कर रहे। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और AIKSCC ने दूसरा ऐलान किया था और वो ऐलान था पूरे ग्रामीण भारत को बंद करिए। पूरा ग्रामीण इलाका देश का उसको बंद करने का ऐलान किया था। और उसी दिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये मोदी सरकार के ये जो लेबर कोड बनाए हमारे मजदूर भाई और बहनों के खिलाफ, उसके खिलाफ हमारे सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एक साथ आ गए और 26 नवंबर को अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान पूरे हमारे मजदूर वर्ग के सभी संगठनों ने किया। करोड़ों हमारे मजदूर उस हड़ताल में शरीक हुए। करोड़ों किसानों ने दिल्ली चलो तो कामयाब लाखों ने किया, लेकिन करोड़ों किसानों ने पूरे देश भर में ग्रामीण भारत बंद को भी हमने कामयाब करके दिखाया। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान एकता के साथ हुई है मेरे दोस्तों, और ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है। जो मेहनत कश इस देश की संपत्ति निर्माण करते हैं, एक तरफ मजदूर, दूसरी तरफ किसान और खेत मजदूर, यही अपनी मेहनत से इस पूरे देश की संपत्ति निर्माण करते हैं। वो एक साथ आए और 26 नवंबर को पूरे देश भर में एक जबरदस्त इतिहास हमने बनाया। उसके बाद जब किसान दिल्ली के सीमा पर आके बहुत बैठे, तब ये बीजेपी RSS के सरकार ने उनकी बदनामी करने का पूरा प्रयास चालू किया। पहले क्या बोले, आज भी वही बोल रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी तरफ से कई हमारे साथियों के ऊपर नोटिस लगा दी है
और नोटिस क्या है? बोलते हैं ये जो लाखों किसान दिल्ली के इर्द गिर्द में इकट्ठा हुए, इनको प्रेरणा कौन देता है? तो बोले खालिस्तानवादी देते हैं, वो है इनके पीछे। जब हमारे किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर ये जब इन्होंने शुरू किया कि ये खालिस्तानवादी है, हमारे किसानों ने पूरे शांति के साथ पोस्टर बनाए। और वो पोस्टर में क्या लिखा? पोस्टर में लिखा, हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं है। और ये पूरे देश भर में ये चला गया। पूरे बीजेपी आरएसएस की ये जो मुहिम है, उसको पूरे देश की जनता ने ठुकरा दिया। उसके बाद शुरू क्या किया इन्होंने? फिर शुरू किया माओवादी और नक्सलवादी ये पूरे आंदोलन के पीछे है। ये शुरू किया दूसरा इनका रवैया। इसको भी खारिज कर दिया किसानों ने। फिर बाद में एक इनका मंत्री ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये पूरे देश के किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान है, चाइना है। इनका केंद्रीय मंत्री बोलता है, सुनिए, ये पूरी तरीके से हमारे देशभक्त किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश इन हरामखोरों ने की है। ये मैं यहां स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूं। लेकिन ये सब कुछ नहीं चला, कुछ उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे किसान इस देश के अन्नदाता है। और ये अन्नदाता करके पूरी जनता भी जानती है कि इनसे ज्यादा देशभक्त और कोई भी इस देश में नहीं हो सकता। जो पूरे देश को खिलाता है, उससे ज्यादा देशभक्ति और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। साथियों, ये आंदोलन किस लिए चल रहा है, ये समझ लेने की जरूरत हमारे सामने है। ये आंदोलन, लाखों लोग आज रास्ते पर उतर आए। जैसे आप बंगाल में उतरे, आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश के हर एक राज्य के लोग, लाखों की तादाद में हमारे किसान और मजदूर, हमारे खेतीहार मजदूर, हमारे छात्र, नौजवान और महिलाएं रास्ते पर उतर के आने वाली है। और ये किसके लिए लड़ रहे हैं? मोदी सरकार ने जो कानून बनाए, ये 3 किसान विरोधी कानून, इन कानूनों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने पूरी बात कही होगी। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक समझ लीजिए, ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तीनों कृषि कानून पूरे देश की जनता के खिलाफ भी है। ये भी हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। क्या इरादा है, क्या होगा इन कानूनों के तहत? एक तो बात ये होगी, पूरी हमारी मंडियां जहां किसान अपना माल लेकर बेचते हैं, ये पूरी मंडियां को ये खत्म करना चाहती है ये मोदी सरकार। और ये पूरे कृषि का व्यापार किनके हाथ में देना चाहती है? ये अंबानी और अदानी, इनके जिगरी दोस्त। और सिर्फ उनको नहीं, ये जो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है,
कारगिल जैसे, मोन्सेंटो जैसे, ऐसे पेप्सिको जैसे, इनको भी ये पूरे देश का कृषि का बाजार ये मोदी और शाह की सरकार इनको सौंप देना चाहती है। अगर मंडी खत्म हुई तो क्या होगा भाइयों? मंडी खत्म हुई और इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में ये सब व्यापार गया, तो मैं आपको कहता हूं 2 साल के अंदर आज जो दाम हमको मिल रहे हैं वो आधे हो जाएंगे हमारे किसानों के लिए। क्योंकि ये अंबानी अदानी क्या चाहते हैं? सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, सिर्फ इस देश की लूट करना चाहते हैं। यही उनका धंधा है, दूसरा कोई धंधा इनका नहीं है। मैं आपको कहूं, मैं मुंबई से आता हूं, कभी हमारे साथी एक बार मुंबई में चले आइए, मैं आपको लेके जाऊंगा मुकेश अंबानी साहब के बंगले को दिखाने के लिए। मलबार हिल पर बंगला बांधा 2 साल पहले। कितना बंगला है? 27 मंजिल का खुद का घर। कितने कमरे हैं? 250 कमरे। उस बंगले का बिजली का बिल कितना आता है? 70 लाख रुपया। आपका बिजली का कितना आता है घर का? जरा बोलिए, कितना आता है बिजली का? कितना आता है? 1000, 500, 2000 है ना? इसका तो 70 लाख रुपए। ये बंगला बांधने को कितना पैसा लगा? 10,000 करोड़ रुपए एक बंगला बांधने के लिए। आज हमारे कई किसान और खेत मजदूर साथी पक्का बंगला भी नहीं है, ऐसे करोड़ों हमारे देश में रहते हैं। और ये सब पैसा कहां से लाया मुकेश अंबानी जी ने? कहां से इकट्ठा किए 10,000 करोड़ रुपए? किसानों को लूटकर, मजदूरों को लूटकर, जनता को लूटकर ये सब पैसा ये अंबानी और अदानी ने कमाया। ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अभी जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, आप जानते हैं बंगाल से हजारों हमारे प्रवासी मजदूर मुंबई में रहते थे, पुणे में रहते थे, दिल्ली में रहते थे। आने का कोई रास्ता नहीं था, चल के आ गए, कई मर गए वहां पर। 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। ये मोदी सरकार ने जो गलत तरीके से लॉकडाउन किया, 15 करोड़ लोग जिनकी नौकरी थी मार्च 2020 में, आज वो बेरोजगार बन गए। और ये सब जब हो रहा था, मुकेश अंबानी की संपत्ति हर घंटे 90 करोड़ रुपए से बढ़ रही थी मेरे दोस्तों। हर दिन को मैंने नहीं कहा, हर घंटे में 90 करोड़ रुपए से आज इसकी संपत्ति बढ़ रही थी। ये ध्यान में रखिए। जब हमारे किसान और मजदूर इनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा था, ये मुकेश अंबानी पूरे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट ऐलान हो गई। उसमें से ये पूरे दुनिया के 5वें नंबर पर सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी आ गए। यानी कौन लूट रहा है? कौन अमीर बन रहा है? कौन इनको अमीर कर रहा है? ये मोदी की सरकार यही इन लोगों को बढ़ावा देती है। और क्यों देती है? जब इलेक्शन आता है तो यही अंबानी और अदानी करोड़ों रुपए इनको देते हैं। इनके ही टीवी चैनल्स है, इनके ही अखबार है, और इसलिए ये पूरा मोदी जी का
लार्जर देन लाइफ इमेज बनाते हैं और वहां आज लोगों को गुमराह करके ये सब काम करते हैं। इलेक्शन के लिए इनसे पैसा चाहिए, इलेक्शन के बाद ये पैसा रिकवर हो और वो 100 गुना ज्यादा पैसा कमाए, इसलिए ये कृषि के कानून लाए हैं, इसलिए मजदूरों के खिलाफ के कानून लाए हैं। ये राजनीति हम सभी को समझनी होगी और हमारे सभी गांव के हमारे साथी, शहर के साथी, इनके अंदर इस बात को फैलानी होगी। ठेके की खेती बोलते हैं दूसरा कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कंपनी देगी आपको, अच्छा दाम देगी, हर किसान के साथ एग्रीमेंट करेगी। एक ही बोलता हूं मैं आपको, पिछले साल का गुजरात का उदाहरण, मोदी और अमित शाह के गुजरात में ही हुआ। क्या हुआ? पेप्सिको कंपनी अमेरिका की गुजरात के 4 किसानों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया आलू खरीद करने का, और वो एग्रीमेंट करने के बाद जब वो किसान अपना आलू लेके गए पेप्सिको कंपनी के पास, उनको कहा गया ये आपका क्वालिटी बराबर नहीं है, हम आपका आलू खरीद नहीं करेंगे क्योंकि आपने एग्रीमेंट तोड़ा है। पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये 4 किसानों को उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की फाइन ये पेप्सिको कंपनी ने उनके ऊपर लगाई। ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। पैसे तो नहीं दिए आलू के, लेकिन 1 करोड़ रुपए की फाइन कि आपने क्वालिटी कंट्रोल का हमारा कलम तोड़ा, आपको कंपनी को 1 करोड़ रुपया देना होगा। लेकिन गुजरात के सभी किसान संगठन एक साथ आए, जबरदस्त संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के चलते ये 1 करोड़ रुपए की फाइन इनको रद्द करनी पड़ी पेप्सिको कंपनी को। लेकिन हर बार ये हो सकता है क्या? हर जगह हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये कंपनी को मदद करने के लिए और किसानों को लूटने के लिए, किसानों की जमीन हड़प करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ये मोदी साहब ने लाया है। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु कानून के अंदर संशोधन। और क्या संशोधन किए? ये कानून 1956 में बनाया मुनाफाखोरी को रोकने के लिए। हमारे चावल और गेहूं, दाल, इन सब के दाम जो जबरदस्त बढ़ते हैं उनको रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया बहुत पहले। और अभी मोदी जी क्या बोलते हैं? अभी बोलते हैं कि अभी धान यानी चावल, गेहूं, दाल, तेल, प्याज और आलू, ये 6 चीज अभी उसके ऊपर जमाखोरी करने की पूरी अनुमति दी है कंपनियों को और बड़े बड़े व्यापारियों को। जितना स्टॉक लेना चाहते हैं वो वहां इकट्ठा कर सकते हैं और वहां पर अपना स्टॉक लेकर मार्केट के अंदर टंचाई निर्माण करेंगे, शॉर्टेज निर्माण करेंगे और फिर अपना माल ये अंबानी और अदानी पीछे लाएंगे बेचने के लिए, जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। और किसका नुकसान होगा? जो आम आदमी है शहर का और ग्रामीण इलाके का, उसका दाम जबरदस्त बढ़ेगा हर चीज का। ये करने के लिए ये तीसरा कानून मोदी और शाह ने बनाया है। क्या होगा इससे? ये पूरी खाद्य सुरक्षा हमारे देश की ये पूरे खतरे में आ जाएगी। और ये पहले कानून के तहत इनका सही में मकसद ये है
कि आज ये जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, इनका साजिश है कि आने वाले कुछ सालों में यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी इसको खत्म करना चाहती है। ये सरकार की खरीदी ये बंद करना चाहती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में आज चावल और गेहूं आज जो है लाखों टन वो इकट्ठा नहीं होंगे और इसके चलते आज हमारी रेशन की पद्धति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये पूरी बंद हो जाएगी। ये है उनका सही माने में साजिश, ये समझ लेना चाहिए। और इसलिए आज ये पूरे मामले के ऊपर पूरा किसान रास्ते पर आया है। बिजली का बिल, पूरा बिजली क्षेत्र ये आज ये निजी कंपनियों को देना चाहते हैं, पूरा क्रॉस सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं। आपके और हमारे घर का बिजली का दाम जबरदस्त बढ़ेगा। किसान जो पंप इस्तेमाल करते हैं उसका दाम बढ़ेगा, लेकिन उद्योगपतियों का दाम बिजली का कम होगा। ये है ये बिजली बिल जो वो आज लाना चाहते हैं। पूरे जनता के ऊपर जबरदस्त हमला ये बिजली बिल का होने वाला है। और तीसरी हमारी मांग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। आप 23 फसलों के लिए एमएसपी ऐलान करते हो, लेकिन खरीद क्या करते हो? सिर्फ पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद करते हो आप केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी जगह में केंद्र सरकार किसानों का कोई माल खरीद करता है? बंगाल में करता है धान, बंगाल में करता है आलू? बिल्कुल नहीं करता है। और इसका नतीजा दोस्तों क्या होता है वो जरा देख लीजिए। धान का एमएसपी क्या है? सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐलान किया हुआ 1880 रुपए धान का हर क्विंटल के पीछे। लेकिन आज बंगाल में धान कितने में हमको बेचना पड़ता है? 1100-1200, ठीक है ना? 1100 या 1200 रुपए, यानी हर क्विंटल के पीछे हमारा नुकसान कितने का होता है? 600 से 700 रुपए का क्विंटल पर नुकसान हमारे बंगाल के किसानों का होता है, पूरे देश के किसानों का होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार आज खरीद करने के लिए बंगाल में आती नहीं है 1880 रुपए का दाम देने के लिए। ममता बनर्जी कुछ देती है क्या आपको? और ज्यादा देती है, अंगूठा देती होगी ना, अंगूठा देती है, एक नया पैसा देती नहीं है केंद्र सरकार। ये जो व्यापारी देते हैं उस दाम के ऊपर। मैं आप सभी को एक महत्व की बात रखना चाहता हूं। केरल में वामपंथी सरकार है, वामपंथी जनवादी मोर्चे की सरकार है, कॉमरेड पिनराई विजयन की सरकार है। वहां धान के किसानों को क्या दाम मिलता है? 1880 रुपया। केंद्र सरकार जो दाम